हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन द वीडियो लेक्चर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर भंडारा। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मजे में? आई होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। घर से बाहर घूमना नहीं है, ये हमको सभी को पता है, फिर भी कुछ लोग, कुछ बच्चे बाहर घूम रहे और उसी की वजह से कोरोना स्प्रेड हो रहा है। तो ये चीज हम जैसे पढ़े लिखे साइंस के बच्चों को इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक लॉ पढ़े थे, ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या है, उस लॉ में हमें सबसे पहले बार किन दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन बताया, ये सब चीजें हमने कल पढ़ चुके थे। दैट ओहम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और करंट, हाउ दे रिलेटेड विथ ईच अदर, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ चुका था। क्या कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर सर्किट में ज्यादा करंट सप्लाई फ्लो कराना है तो हमें वोल्टेज सप्लाई की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ लीनियरली वैरी होते, जितने प्रोपोर्शन से आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ते जा रहा था। बट ये रिलेशन तभी वैलिड है, लीनियर रिलेशन, जब certain physical conditions like a temperature, dimensions of conductor remains constant, है ना। अब ओहम्स लॉ को डिफाइन करते वक्त जैसे हमने पढ़े थे कि V जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया था जिसको हमने कहा था रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और इसी रिलेशन का यूज करके हमें रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिला था। इस रिलेशन को कैसे याद करना था आपको बता दिया था हमने, एक सेंटेंस, वी आर इंडियन, कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। सो रेजिस्टेंस क्या होता था, जस्ट इसकी शुरुआत हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किए थे, है ना। क्या था रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट और विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। जिस किसी पर्टिकुलर सर्किट में हमें करंट फ्लो करना है किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब उसकी अपोज करने की प्रॉपर्टी। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल, एवरी मटेरियल हैज अ डिफरेंट रेजिस्टेंस। ऑल द मेटल्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग ऑल द मेटल्स बिकॉज some metals have small resistance, some metals have high resistance. So we choose a metal which has a low resistance as well as cheap, सस्ता भी होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम जनरली हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कॉपर का यूज करते हैं, और कॉपर से थोड़ी ज्यादा एल्यूमिनियम की होती है रेजिस्टिविटी, इसलिए आजकल हम एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं, ठीक है। सो जैसे आप दुकान में जाओगे, आजकल हमारे मार्केट में जैसे कूलर लेने गए हम, गर्मी का सीजन शुरू है, तो पूछता है कि कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर होना या एल्यूमिनियम वाइंडिंग। तो हमेशा आपको कॉपर वाइंडिंग वाली जो कूलर है वो 1000 से महंगा रहेगा, बट उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा रहती है। तो चलिए, रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो हमने समझ लेते हैं। मैंने आपको कल एग्जांपल से भी बताया था, रेजिस्टेंस मतलब हर वो चीज जो रुकावट पैदा करती। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टेंस की बात करते, तो ये रेजिस्टेंस क्या करने वाला है, चार्जेस के फ्लो को अपोज करेगा। चार्जेस के फ्लो को अपोज करेगा तो करंट को अपोज कर रहा है, ठीक है। सो नाउ अब रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल में हमें आज डिस्कस करना है। तो जैसे मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना। बट उसी के साथ साथ जो मटेरियल, जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसके डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब उसका शेप, साइज, लेंथ, एरिया, ये जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर के वजह से भी हमारे मटेरियल का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो आपने क्लास 10th में भी ये चीज पढ़ चुके हैं, उसी को हम क्लास 11th में भी डिस्कस करना है, उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे फिर से। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए क्या बोल रहा है, जो मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया।
जैसे हमने कोई पर्टिकुलर मटेरियल चूज कर लिया कॉपर, तो कॉपर के आपके पास अलग अलग दो शेप के दो पीसेस दिए, एक की लेंथ है 1 मीटर, दूसरे की लेंथ है 2 मीटर, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहेगा क्या? नहीं, बिकॉज उनकी लेंथ अलग है। एक मैं थीन वायर दिया, दूसरा थिक वायर दिया। आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं पर वायर थीन होता है, कहीं पर थिक होता है। ये किस वजह से होता है? डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग, जो हमें वोल्टेज सप्लाई, करंट सप्लाई देना है, उसके हिसाब से हम उस पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लेंथ वाला ही वायर वहां पे यूज करते। तो जैसे मैंने क्या बोला कि कॉपर का दो मैंने पीसेस दे दिया आपको, टुकड़े दे दिया, तो उनकी लेंथ अलग अलग है या उनका एरिया अलग अलग है, तो उन दोनों कॉपर वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो हाउ दे डिपेंडेंट ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्लास 10th में आपने पढ़ चुकी ये चीज। इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगेन जैसे कि हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना होता है तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहां पर भी देखिए हमने एक कांस्टेंट लिया है, ये ये है L रेजिस्टेंस, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया है, और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या बोला? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। देन टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी टेक वन कांस्टेंट, दैट इज रो। ये किसका सिंबल है बच्चों? इसको रो कहा जाता है हमारे फिजिक्स में। सो रो इज नथिंग बट अ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। और इसी फॉर्मूले से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना सकते हैं। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA/L। और इस फॉर्मूले का यूज करके हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके क्लास 10th में, है ना। सो वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए ये अगर फॉर्मूला बन गया हमारा, है ना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में क्या दिखता है? जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड है, ऐसा हमें लगता है फॉर्मूले को देखकर। और बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में जब NDA हो गया, JEE हुआ है, हमें क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन दिए रहते रेजिस्टेंस, एरिया, लेंथ, नन। तो हमको पता है कि इनके ऊपर डिपेंड रहते, तो कोई बच्चा इसको टिक कर देता है। मैंने क्या बोला यहाँ पे? जो रो हमने लिए है वो इस इक्वेशन में क्या है? ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज डज नॉट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर, इट विल चेंज ओनली व्हेन मटेरियल गेट चेंज। मतलब मैंने जैसे आपको क्या बोला था कि कॉपर के दो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े दिया, दोनों की लेंथ अलग है, एरिया अलग है, तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है दोनों वायर का, बट दोनों वायर कॉपर के बने होने की वजह से दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी तभी चेंज होगी जब मटेरियल चेंज होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। रेजिस्टिविटी तभी चेंज होगी जब मटेरियल चेंज होगा। कॉपर की जगह मैं अभी एल्यूमिनियम का पीस लूंगा तो कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग, एल्यूमिनियम की अलग, बट सेम मटेरियल से बने हुए होंगे तो दे हैव सेम रेजिस्टिविटी। इसीलिए बोला गया है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस मतलब वही लेंथ, एरिया। सो अभी से आपको अच्छे से याद रखना है, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जब मटेरियल चेंज होगा तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। ओके, नाउ अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ, रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ चुका है, मगर हमने जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बच्चों ये टॉपिक पढ़े थे
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, अभी जस्ट पढ़े हमने, आई मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी हम कोई बैटरी या सेल लगाते किसी कंडक्टर के अक्रॉस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है उसके सराउंडिंग में, और उसी की वजह से चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। अगेन जे मतलब प्रीवियस क्लास में इसको भी हमने डिफाइन किए थे, क्या था, जे करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, एंड वी इज द वेलोसिटी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, इन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है, और इन रिलेशन के ऊपर 100% आप कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो एनडीए हो गया, जेडब्ल्यूई, इन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन के ऊपर बेस्ड भी हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सब क्वांटिटीज कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ पे ये इक्वेशंस में दिया है। ये जो आपको दिख रहा है सबसे पहला रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं बोला मैंने, E इक्वल टू रो इंटू जे। दिस इज आल्सो द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी, सॉरी करंट डेंसिटी इंटू ये क्या है हमारी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन पढ़े हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी कैसे रिलेटेड है, याद आ रहा है आपको, आपके कॉपी में नोट डाउन होगा तो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है I अपॉन NAE। I मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E मतलब चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से I बाय A है ना, ये क्या है, करंट अपॉन एरिया, इसी को हम J बोलते थे। सो VD और J में क्या रिलेशन आ गया, VD इज इक्वल टू I बाय A की जगह हमने J लिखे थे, J अपॉन NE, यानी क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, इनके बीच में भी रिलेशन है, तो हम J की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, J इज नथिंग बट, मतलब करंट डेंसिटी इज नथिंग बट, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, NEVD। सही है, तो वही रिलेशन देखो यहां पर यूज किया, रो इक्वल टू E बाय J था, सो E अपॉन J की जगह हमने क्या लिखा, NEVD। ये कहां से आया, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में ये रिलेशन है। तो यही फॉर्मूले को एक दूसरे में फिट करके हमने डिफरेंट रिलेशंस पढ़े हैं, और ये रिलेशन के ऊपर बेस्ड हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रिलेशन से फॉर्मूले हमें याद रखना है। आफ्टर दैट जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या है ये भी पढ़ा। रेजिस्टिविटी अगेन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल टू रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ द चार्ज। उसी तरह कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने क्या कहा था कि जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उस मटेरियल में चार्जेस कम फ्लो होते हैं। मतलब क्या, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो क्या, कंडक्टिविटी कम है। अब कंडक्टिविटी मतलब क्या, जैसे सर्किट में जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसी तरह कंडक्टेंस भी होता है। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट क्वांटिटी। कंडक्टेंस मींस रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा उसका कंडक्टेंस कम, जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम उसका कंडक्टेंस ज्यादा। उसी तरह सिमिलरली जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम। कंडक्टिविटी अगेन जैसे हमने कंडक्टेंस मतलब क्या कहा, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। उसी तरह कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। ऐसा मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्जेस के फ्लो को अलाउ करती है उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। और रेजिस्टिविटी मतलब जो चार्जेस के फ्लो को अपोज करती है। सो देखिए कुछ रिलेटेड टर्म्स है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमने इसको
C से या G से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज नथिंग बट 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसीलिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। तो इसका यूनिट होता है बच्चों ओहम इनवर्स, या हम रेजिस्टेंस का यूनिट वर्ड्स में लिखते OHM, दैट इज ओहम। तो कंडक्टेंस का यूनिट उसका उल्टा कर देते MHO, सीक्वेंस उल्टा। सो इसीलिए देखो यहाँ पे बोला है इट्स ऐसा यूनिट इज मोह बोला जाता है MHO, दैट इज अपोजिट ऑर्डर ऑफ ओहम, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस ज्यादा कंडक्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम कंडक्टेंस ज्यादा। उसी तरह कंडक्टिविटी मतलब क्या बोला? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। सो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, रेजिस्टिविटी क्या होती है प्रीवियस स्लाइड में। तो रेजिस्टिविटी मतलब क्या बोला था? उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो। तो यहां से मैंने एक फॉर्मूला बनाया था रेजिस्टिविटी का, यहाँ इसी रिलेशन से क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू RA अपॉन L, RA अपॉन L। तो हमने इसका ऐसा यूनिट ही डिस्कस नहीं किए थे। तो क्या ऐसा यूनिट बनेगा बच्चों रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट ओहम, एरिया है मतलब इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर और यहाँ का 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओहम मीटर होता है। उसी तरह कंडक्टिविटी जो हमने अभी पढ़े, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों सिग्मा। फिजिक्स में कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा का सिंबल है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, सो देयरफॉर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर सिंपली 1/ओहम मीटर। ठीक है, सो वही लिखा है हमारे इस स्लाइड में कि ऐसा यूनिट, देखिए इट्स ऐसा यूनिट इज ओहम पर मीटर रहता है, तो उसका उल्टा लिखा है MHO, दैट इज मोह पर मीटर। नाउ जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, relation of this resistance with the temperature. This is also one of the important factor which changes the resistance of a particular material, that is temperature. जैसे हमने ओहम्स लॉ पढ़े थे, हमने वहां पे क्या बोला था कि ओहम्स लॉ दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये तभी वैलिड है जब सर्टेन फिजिकल कंडीशंस क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहेगी। उसी तरह और एक फैक्टर है जहाँ वहां पे हमने रिलेशन में उस मतलब उसकी डेफिनेशन जो हमने पढ़े थे, उस डेफिनेशन में बोले थे कि ये रिलेशन तभी वैलिड है जब सर्टेन फिजिकल कंडीशन मतलब लाइक अ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो और एक फैक्टर की वजह से चेंज हो सकता है, दैट इज द टेम्परेचर। हमने इसके पहले थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे कि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ मटेरियल चेंज होगा तो मटेरियल टू मटेरियल भी रेजिस्टेंस वैरी करता है, बट टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर दैट विल चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। सॉरी, टेम्परेचर आल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट विल चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। सो इसके रिलेशंस आपको क्लास 11th में, ये जो रिलेशन यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी रिलेशन हमें क्लास 11th में पढ़ना है, बट आपको एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ से मैं क्लियर करा दूं कि क्यों टेम्परेचर बढ़ने के वजह से रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल जो होता है वो चेंज होता है। देखो हमने स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ा था वहां पे मैंने क्या समझाया था कि जितने भी मेटल्स है उसमें विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए बिना भी, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी बैटरी नहीं लगाए फिर भी उसके अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे। किस वजह से फ्लो हो रहे थे? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। कहा था, याद आ रहा है आपको? उस थर्मल एनर्जी की वजह से वो बहुत हाई स्पीड से क्या करते हैं? कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते। तो जैसे ही उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा? उसको और ज्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी तो वो और ज्यादा एक्साइटेड होंगे, और ज्यादा स्पीड से घूमेंगे, और इस स्पीड के मतलब इस स्पीड की वजह से वो कोलिजन होता है, उनका नंबर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। और यही सब चीजें है
जो क्या करती है, उस कंडक्टर का, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, When temperature increases, the number of collision increases। क्यों? क्योंकि वो वेरी फास्ट मूव होते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं। ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से बहुत बढ़ जाती है, बहुत स्पीड से मूव होने की वजह से कोलिजन बढ़ते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या कहा था, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड। तो जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहे मतलब टाइम कम मिल रहा है। तो ये सब चीजों के वजह से, इन सब फैक्टर के वजह से हमारे जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसका अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट करता है हमारे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को, तो हमेशा याद रखना टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। और अगर उसका टेम्परेचर कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है। और यही चीज अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने, मटेरियल को हम ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी तीन कैटेगरी में डिवाइड करते, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर मतलब जो चार्जेस के फ्लो को इजीली अलाउ करता है, इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डू नॉट अलाउ बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, एंड सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडक्टर जैसे भी बिहेव करता है और इंसुलेटर जैसे भी बिहेव करता है। तो किस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है और वो एज अ गुड कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। तो ये दोनों चीजों के ऊपर, इस पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर भी एनडीए एग्जाम में जेईई पे क्वेश्चन बनते, तो ये रिलेशन याद रखना। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा रेजिस्टेंस घटेगा, और सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। समझ में आया? तो ये चीजें आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ सर्टन रिलेशन दिख रहे, इन रिलेशन को आपको डायरेक्टली याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये अल्फा है एक्चुअली, ठीक है। अल्फा मतलब होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आरटी, R0 ये क्या है, R0 मतलब इसको बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिखा है। R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। RT मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टर एट T मतलब कोई हायर टेम्परेचर पे। तो इन अगर हमें किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है एट 0 डिग्री सेल्सियस और हमें किसी हायर टेम्परेचर पे उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, तो इन रिलेशंस का यूज करके हम वो कर सकते हैं। तो ये रिलेशंस कैसे आए इसके बारे में भी हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 में सभी डिस्कशन करने वाले, ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर में फिर से हमने कुछ नई चीजें पढ़ी रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो हमने कल समझे थे, बट रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और हम रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले। अभी हम रेजिस्टेंस का टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्लास 10 तक के आपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हो, मगर क्लास 11-12 में आपको इस सब चीजों की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।